हेलो गाइस कैसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2023 का एलपीपी का क्वेश्चन पेपर। कुछ क्वेश्चंस फर्स्ट वीडियो में करा दिए थे, बाकी क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ द शेडेड एरिया इज़ नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। इसमें हमें बताना है जो डिजिट से जो शेप्स दे रखी हैं इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है। तो कॉन्वेक्स सेट कौन सा होता है? जब कोई भी शेप है अगर उसके अंदर हम लाइंस बना रहे हैं तो वो लाइंस उस शेप के कॉर्नर से मिलती हो, किसी भी कॉर्नर से, यानी कि दोनों एंड पॉइंट उसके बाउंड्री पॉइंट्स पर हों। तो जो आर वाली शेप है इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें कट हो रहा है, तो वो अगर आप पूरी लाइनें खींचोगे उसमें तो वो शेप से बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पे आर करेक्ट है, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a LPP at least one of the basic variable is zero then basic solution is said to be, तो यहाँ पे है ए ऑप्शन करेक्ट, degenerate। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a linear programming problem of n variable is set of values of variables x1 x2 dot 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 xn satisfying the constant and the non-negative restriction is called a, तो जब हमारे पास ये वाली रिस्ट्रिक्शन दी हो नॉन नेगेटिव की और वेरिएबल्स हमारे x1 से xn तक हों और वो सेटिस्फाइड कर रहे हो सारे कंस्ट्रेंट को, तो सॉल्यूशन हमारा होता है बेसिक सॉल्यूशन, होता है फिजिबल सॉल्यूशन, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A set of non-negative individual allocations which satisfy the rows and columns sums restriction in a transportation problem is called, तो यहाँ पे होगा feasible solution of transportation problem। जब नॉन नेगेटिव एलोकेशंस हो हमारे पास और वो सेटिस्फाइड कर रही हो रोज को भी कॉलम्स को भी, तो वो सॉल्यूशन हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड in use of finding the initial basic feasible solution of a transportation problem। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? तो वो है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसे वेन मेथड भी बोलते हैं। तो आप याद रखना, वेन और वोगल अप्रोक्सीमेशन में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एक ही हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है z बराबर 3x1 प्लस 5x2 और सब कंस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे एक कंस्टेंट दिया हुआ है x1 प्लस x2 जो कि छोटा और बराबर है 100 के। तो यहाँ पे हमें बताना है कि मिनिमम वैल्यू z की मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी। तो देखो, जब हम यहाँ पे x2 को 0 रखेंगे तो x1 की वैल्यू 100 आ जाएगी, और जब 0 x1 को रखेंगे तो x2 की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो दो पॉइंट्स कौन से आए हमारे, 0 100 और एक 100 0। अब इसे आप दोनों पॉइंट्स को जब आप इसमें z में पुट करेंगे तो एक बार वैल्यू आएगी 300 और एक बार आएगी 500, और यहाँ पे मिनिमम पूछिए तो मिनिमम क्या हो गई 300। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of extreme point of the feasible region of a following linear programming problem। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दी हुई है, मिनिमाइजेशन का फंक्शन दिया हुआ है z बराबर 20x1 प्लस 10x2, और इसमें हमें बताना है कि इसके नंबर ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स कितने हैं। तो देखो, जब आप इसका सॉल्व करेंगे इसके कंस्ट्रेंट्स को, तो जब आपके जो भी पॉइंट्स आएंगे फिर आप डायग्राम बनाएंगे इसका, यानी कि ग्राफ जो होता है ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में जो भी आपका डार्क रीजन बनेगा, डार्क रीजन जो बनेगा उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, यानी कि सबसे आगे, यानी कि बीच वाले पॉइंट्स नहीं लिए जाएंगे, जो भी डार्क आ जाएगा, जो बाहर बाहर पॉइंट्स होते हैं उन्हें एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलते हैं, तो वो कितने होंगे वो बताने हैं। तो हमने लास्ट पेपर में सॉल्व किया था, तब इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स आए थे 4। आप इसका सॉल्यूशन पहले वाली वीडियोस में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइसो कॉस्ट प्रॉफिट फॉर सॉल्विंग का LPP इज़। आइसो कॉस्ट प्रॉफिट मेथड जो है वो LPP में किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगाया जाता है, मतलब कौन सा मेथड होता है ये LPP का? तो ये है ग्राफिकल मेथड, यानी सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड फॉर सॉल्विंग अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ ग्राफिकल मेथड। इनमें से कौन सी, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड, आइसो प्रॉफिट मेथड, आइसो कॉस्ट मेथड, या ऑल ऑफ दिस, इन तीनों में से कौन सा मेथड है जो ग्राफिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं? तो तीनों
मेथड्स हम ग्राफिकल में लगा सकते हैं, ग्राफिकल मेथड में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। कौन कौन से हैं? आईएसओ प्रॉफिट भी, आईएसओ कॉस्ट भी और कॉर्नर पॉइंट मेथड भी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सेल्समैन वेंट्स टू विजिट के सिटीज देन द टोटल नंबर ऑफ हिज पॉसिबल रूट्स विल बी। तो यहाँ पे हमें बताना है, एक सेल्समैन प्रॉब्लम है दी हुई है, एक सेल्समैन है जो के सिटीज़ को विजिट कर रहा है, यानी कि के सिटीज़ में जा रहा है, तो उसके वापस लौटने की कितनी पॉसिबिलिटी बतानी है हमें। तो वो होती है k-1 फैक्टोरियल। जितनी भी सिटीज़ होंगी उनमें से 1 माइनस कर दो और उसका फैक्टोरियल ले लो। क्यों होती है 1 क्यों करते हैं? क्योंकि कोई भी सेल्समैन जब देने जाता है, किसी भी रूट पे जा रहा है, तो वो मान लो अगर आपकी लगातार 4 सिटीज़ में आपको जाना है, तो आप ऐसा तो करोगे नहीं फर्स्ट सिटी में गए फिर वापस आए, फिर बाकी में जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, फिर थर्ड में जा रहे हो, ऐसा तो नहीं करोगे। इससे आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगी। तो आप अगर जा रहे हो उसी रूट पे, तो सबको एक साथ जाकर फिर वापस आओगे ना, तो इसीलिए उसमें वापस आने की चांसेस नहीं होते। मतलब एक रूट पर जाके वापस आके फिर वापस नहीं जाओगे, ऐसा नहीं करोगे। तो इसीलिए इसमें से एक माइनस करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, k-1 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स टू कवर ऑल द जीरोज ऑफ द रिड्यूस मैट्रिक्स वी ड्रॉ द लाइन्स थ्रू। जब हम मैट्रिक्स को रिड्यूस करते हैं तो हम कौन सी रोज़ को मार्क या अनमार्क करते हैं वो बताना है। तो हम उसमें एलिमिनेट करने के लिए जो रोज़ होती हैं उनको अनमार्क रोज़ को टिक करते हैं और मार्क्ड कॉलम्स को टिक करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनमार्क रोज एंड मार्क कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स आर एज इनफाइनाइट। ऐसी कौन सी कॉस्ट मैट्रिक्स है, हमें उस कॉस्ट मैट्रिक्स का नाम बताना है जिसकी जो मेन डायगोनल होती है उसमें पूरी डायगोनल वाली जो डिजिट आती है उन सब में इनफाइनाइट होता है। तो वो होती है हमारी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हम उसमें से एक सिटी से वापस नहीं आ सकते। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम होती है जिसकी डायगोनल में इनफाइनाइट होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन असाइनमेंट इज सॉल्व बाय द फॉलोइंग मेथड। असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है वो किस मेथड से सॉल्व करते हैं? तो उसे हम करते हैं हंगेरियन मेथड से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट, हंगेरियन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देन असाइनमेंट प्रॉब्लम विल बी। अगर कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम है और उसकी जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर है, तो वो कौन सी होगी? बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल? तो वो होती है हमारी अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड कौन सी होती है? स्क्वायर। क्योंकि असाइनमेंट प्रॉब्लम में कितने चाहिए? जितने डेस्टिनेशन है उतनी ही सिटीज़ और डेस्टिनेशन हमारे सेम होने चाहिए। तो वो कौन से होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर P/Q4। अगर असाइनमेंट प्रॉब्लम दे रखी है, इसका स्पेशल केस है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का और ऑर्डर है P/Q, तब P और Q इक्वलेंट होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी वेज 5 वर्क कैन बी कंप्लीट बाय 5 वर्कर्स इफ ओनली 1 वर्क इज गिवन टू ईच वर्कर। तो मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पे 5 वर्कर हैं, 5 ही वर्क्स हैं, वर्कर और वर्क सेम है, तो उनका फैक्टोरियल मतलब कितना वर्क हम ईच हर वर्कर को कितना वर्क हम दे सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटी बतानी है। तो वो है फैक्टोरियल 5, यानी कि जितने वर्क और वर्कर्स सेम हैं और जितने भी हैं उनका फैक्टोरियल ले लो। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करोगे तो 120 आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a traveling salesman problem, the distance between any pair of two cities on dependent upon the direction of journey, then problem is said to be। अगर दो सिटीज़ के बीच जितना भी डिफरेंस है, अगर वो डिपेंड नहीं करती डायरेक्शन पर, यानी कि इंडिपेंडेंट है डायरेक्शन से, तो वो होती है सिमेट्रिकल। अगर डिपेंडेंट होती है, डिपेंड होगी तो एसिमेट्रिक, और इंडिपेंडेंट होगी तो सिमेट्रिक।
तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ द असाइनमेंट प्रॉब्लम हुज कॉस्ट मैट्रिक्स इज। यहाँ पे हमें कॉस्ट मैट्रिक्स दी हुई है जिसमें वर्क और मैन दिए हुए हैं। इसमें हमें बताना है मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट मैट्रिक्स में हमें मिनिमम ही बताना होता है कि मिनिमम किस रूट पर जाकर मिलेगा। तो ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सॉल्व किया हुआ है, दोनों पेपर में आया हुआ है और इसमें से 100% ये आता ही है। लास्ट 3-4 ईयर्स में रिपीटेड हुआ है, तो इसको अच्छे से याद करके जाना, ये सॉल्यूशन अच्छे से देख लेना इसका, ठीक है। यहाँ पर है बी ऑप्शन करेक्ट, यानी कि पहले आप इसके एक बार वैल्यूज़ देख लेना, 1 2 3 ऐसे लिखना पहले, और इस चीज़ का ध्यान रखना ऊपर 1 2 3 दिया है, नीचे क्या दिया है, तो साइड में 1 2 3 दिए हो, ऊपर पी क्यू आर दिए हो, तब पहले आप लिखना 1 2 3 और पीछे से स्टार्ट कर देना पी क्यू आर, ये तीनों वर्ड्स एक साथ आते हैं ना, तीनों लेटर्स, तो 1 2 3 लिखना, फिर लास्ट से स्टार्ट कर देना, 3 को दे देना पी क्यू आर, 1 2 3 और लास्ट से पी क्यू आर। और इसकी वैल्यूज जब याद कर लेना, बस कभी 120 ही देख लो, पूरा देखना एक बार, 120 180 और कॉलम वाइज 120 70, ठीक है, पूरा क्वेश्चन देखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यू एंड इंजिगो रोट अ बुक ऑन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ल्यू एंड इंजिगो ने इन तीनों में से कौन सी बुक लिखी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, ल्यू एंड इंजिगो ने गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाली बुक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a linear programming problem of n variable, a set of values of variables x1 x2 dot xn satisfying the constant and the non negative restriction is called a। जब आपको आपके पास वेरिएबल्स दिए हों x1 x2 xn तक और सेटिस्फाइड कर रहे हो कंस्टेंट और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस को, तो आपका सॉल्यूशन कैसा होता है ये बताना है हमें, तो उसे बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। यहाँ पे आपको इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें इसका बेसिक सॉल्यूशन बताना है। तो देखो, फर्स्ट आप इसमें x3 को जब आप 0 पुट करोगे तो x3 तो 0 हो जाएगा, तो बाकी दोनों इक्वेशन क्या बची, x1 प्लस x2 बराबर 4, x1 माइनस x2 बराबर 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, x2 कैंसिल हो जाएगा, 2x2 बराबर 6 और हाँ 2x1 बराबर 6 और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो यानी कि x1 की वैल्यू हो गई 3, x3 की वैल्यू हमने 0 रखी, तो वैसा ऑप्शन देख लो या आप x2 को भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जिसमें हमें x3 0 दिया है और x1 3 दिया हुआ है, तो ऐसा हमारा 1 ऑप्शन है, 3 1 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x बराबर x सच दैट x माइनस ए जो कि बिलोंग कर रहा है समीशन से विच रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब मोड में x माइनस ए दिया हो तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को या स्पेयर को। तो आप यहाँ पे ये सर्कल और स्पेयर दोनों को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल में ई स्क्वायर को और स्पेयर में ई क्यूब को। यहाँ पे तो दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं बी एंड सी, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर कई बार ऐसा होता है या तो आपको स्पेयर ही मतलब ये बी एंड सी ऑप्शन ऐसे बोथ वाला ऑप्शन आपको नहीं देगा, तब आपको स्पेयर लगाना है, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन दिए हों तो वो बोथ वाला लगा देना, अगर नहीं दिए हों तो स्पेयर लगाना है, स्पेयर ई क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कंस्टेंट टू कन्वर्ट देम इनटू इक्वालिटीज आर कॉल्ड। जब कोई भी नॉन नेगेटिव वेरिएबल हो यानी कि पॉजिटिव वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो उसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, वो होता है हमारा सरप्लस वेरिएबल। याद रखना, अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो प्लस वाला आएगा, सरप्लस वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ एलपीपी एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज 0 देन बेसिक सॉल्यूशन इज सेड टू बी। तो वो हमारा डिजनरेट होता है, यानी कि अगर एक भी बेसिक वेरिएबल 0 हो जाएगा, ज़्यादा हो तब भी डिजनरेट, और अगर एक भी होगा तब भी डिजनरेट ही आएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
When the simplex method is applied to a degenerate basic feasible solution to get a new basic feasible solution, the value of objective function. अगर simplex method है degenerate basic feasible solution को एक न्यू बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होता है, तो वो अनचेंज्ड रहता है, यानी कि जो जैसा पहले था वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. For a linear programming problem of n variables, a set of values of variable x1 x2 dot dot xn, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है पर बता देती हूँ फिर से. सेटिस्फाइड द कंस्टेंट नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, हाँ ये रिपीट हो गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, फिजिबल सॉल्यूशन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑफ टू वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व बाय द फॉलोइंग मेथड. लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है दो वेरिएबल्स की हो, तो हम इनमें से कौन सी मेथड से उसे सॉल्व करेंगे. सिंप्लेक्स मेथड, ग्राफिकल मेथड, डुअलिटी मेथड या ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर सिंप्लेक्स मेथड से हम सॉल्व करेंगे. ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजेनरेसी इन द सिंप्लेक्स मेथड, सेम सीक्वेंस ऑफ इटरेशन रिपीट विदाउट रीचिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज कॉल्ड. अगर आपको डिजेनरेसी वाली सिंप्लेक्स मेथड हो जिसमें कि डिजेनरेसी आई हो और सीक्वेंस ऑफ इटरेशन रिपीटेड विदाउट रीचिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर सेम टेबल रिपीट हो जाए और आपको सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं मिले, तब उस टेबल को उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हम साइक्लिंग मेथड. तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, साइक्लिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज deviational variable di positive and dj positive and di negative in a goal programming problem satisfied the following. अगर गोल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में dj पॉजिटिव एंड di नेगेटिव दिया हो तो उसकी सेटिस्फाइंग इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है dj पॉजिटिव प्लस di नेगेटिव इक्वलेंट ज़ीरो के होता है. तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन गोल प्रोग्रामिंग under achievement deviation variable for ith goal represented by ith जो होगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं di नेगेटिव से, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय सिंप्लेक्स मेथड, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स दी हुई है और उसे सॉल्व करना है सिंप्लेक्स मेथड से, तो सॉल्यूशन तो सेम ही आता है, तो क्यों इतना बड़ा पेपर में करना, आप एग्जाम में नॉर्मल जैसे करते थे 11th-12th में उसी मेथड से कर सकते हो, सेम आंसर आएगा. तो देखो इसके लिए हम सिंप्लेक्स इन्वर्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ए अपॉन में मोड में ए. तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, और डी यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, मैट्रिक्स में डी माइनस बी माइनस सी और ए. तो यहाँ पे एडजॉइंट ए आप यहाँ पे निकाल सकते हैं. डी इसमें क्या है 3, माइनस बी की जगह -1, माइनस सी की जगह -2 और ए की जगह 4. ये वैल्यू रख के आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा. और मॉड्यूलस ऑफ ए कैसे निकालते हैं, डायगोनल का डिफरेंस लेकर. तो फर्स्ट डायगोनल क्या है 4 और 3, 4 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 और माइनस कर देंगे 2 × 1 1 यानी 2. तो 12 - 1 12 - 2 10 हो जाएगा. तो 1 में 10 आ गया और साइड में ये मैट्रिक्स आ गई. तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल आर एलिमिनेटेड इन फेज 1 ऑफ अ फेज मेथड विच इन टू फेज मेथड विच वी सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. जो टू फेज मेथड वाली प्रॉब्लम होती है हमारी, जब उसमें वन फेज से सेकंड फेज में आते हैं, तो कौन सा वेरिएबल है जिसे हम एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि एलिमिनेट हो जाता है वो, तो वो होता है हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल. तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऑप्शन में दिया ही नहीं आर्टिफिशियल वेरिएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन. In standard form first of revised simplex method, the identity matrix is available after using the following variable. स्टैंडर्ड फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड में, तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनती है हमारी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या हमें करना पड़ता है, तो हम उसमें ऐड करते हैं सिलेक्ट वेरिएबल. ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी फॉर्म्स आर देयर फॉर रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है. फॉर्म्स 2 फॉर्म्स होती हैं उसकी, बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड ऑफ रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड वी नीड द फॉलोइंग वेरिएबल.
स्टैंडर्ड रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड की स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड के लिए हमें किस वेरिएबल की नीड पड़ती है? तो उसके लिए नीड होती है सिलेक्ट वेरिएबल की। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सेट एस ऑफ पॉइंट्स contain ऑल इट्स बाउंड्री पॉइंट्स दैट सेट विल बी। कोई भी सेट है जो अपने सारे बाउंड्री पॉइंट्स को, मतलब उसके सारे बाउंड्री पॉइंट्स उस सेट में आते हैं, तो उस सेट को क्या बोलते हैं? तो उससे बोलते हैं क्लोज सेट। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी क्लोज सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a basic feasible solution of a linear programming problem none of the basic variable is zero then solution will be। बेसिक सॉल्यूशन है आपका पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, और उसका अगर एक भी वेरिएबल ज़ीरो नहीं है, बेसिक वेरिएबल एक भी ज़ीरो नहीं है, तब उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन डिजनरेट, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ का पेपर आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखो मुझे यही क्वेश्चंस मिल पाए, क्योंकि मेरे पास पेपर अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरा नहीं करा पा रही हूँ। तो जितना है देखा, अभी भी आपने जितना मैंने कराया आपने देखा होगा, बाकी के तीनों पेपर्स जो पहले करा चुकी हूँ 90% इसमें से रिपीटेड है। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लो, बाकी के जो क्वेश्चन हैं वे भी रिपीटेड ही हैं। जितना हो चुका है उसको रिवीजन करो और टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम देकर आना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैट्रिक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, जितने क्वेश्चंस में भी मैट्रिक्स है, आप उनको ज़रूर देख लेना। वे मैट्रिक्स पूरी की पूरी रिपीट होती है, तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स आप एक बार ज़रूर देख लेना, और वैल्यूज़ खास कर ध्यान रखना, कभी ऐसा हो एक दो वैल्यूज़ वो चेंज कर दे, वैल्यूज़ का ध्यान रखना। और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।